क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्विक रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। लगभग 30 से 60 मिनट का वीडियो बनाएंगे अपन, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को कवर कर लेंगे उसमें से। तो सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज। प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज अपने में से फील्ड लाइन को बाहर की तरफ निकालता है, और माइनस चार्ज अपने में से फील्ड लाइन को अंदर की तरफ लेता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है ये। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब होता है इसमें चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलता है जो होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, यानी किसी इंटीग्रल के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, एन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, पूर्ण गुणज के। तो एन क्या होता है, एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 इस तरह से। इसका मतलब होता है कि पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1.123 इस तरह से, यानी इंटीग्रल का मतलब ही 1 2 3 होता है, ना कि 1.2225554 समथिंग। ई की वैल्यू अपन को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर चार्ज होता है Q इक्वल टू माइनस का एन ई। प्रोटॉन की बात करें तो उस पर चार्ज होता है प्लस का एन ई। आवेश का संरक्षण, आवेश यानी कि चार्ज कंजर्वेशन। आवेश का संरक्षण से मतलब होता है, अपन को पता चलता है कि चार्ज कंजर्व है, यानी कि उसका संरक्षण होता है, वो उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना ही इनको इंड्यूस किया जा सकता है। तो अपन को पता है यूरेनियम 92, यूरेनियम 238 की अपन बात करें तो वो अपन को पता है रिएक्टर अभिक्रिया में वो डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। जो अपन 15 चैप्टर करेंगे उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो ये एक हीलियम में टूटेगा और दूसरा ये थोरियम में टूटेगा। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 चार्ज अपन को पता है, और इसी तरह अपन को थोरियम में 90 मिल गए, तो 2 + 90 करेंगे तो अपन को 92 मिल जाएंगे। इससे अपन को पता चलता है कि चार्ज क्या है, कंजर्व है, यानी इसकी वैल्यू सेम है दोनों साइड, इस साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। ये तो इसलिए ना तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ही इसको इंड्यूस किया जा सकता है। अगर अपन एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को कनेक्ट करें, टच करवाए और फिर बार बार दूर कर दे, तो दोनों में चार्ज क्या है, डिवाइड हो जाता है। पहले क्यू चार्ज था इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, दोनों को टच किया, वापस दोनों को डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो चार्ज Q/2 डिवाइड हो गया दोनों बॉडी में। प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि जब अपन किसी चार्ज बॉडी के थ्रू किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दे तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी अपने पास नेगेटिव कोई चार्ज छड़ी थी, अपन ने क्या किया, कंडक्टर में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, अपन उसके पास में लेके आए, तो ये कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कर दिया अपन ने, जो पॉजिटिव चार्ज कर दिया इस कंडक्टर को। किस तरह से देखते हैं, अपन इसके पास लेके आए तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो इसके पास वाली साइड, कंडक्टर के पास वाली साइड जो इस रोड के पास में है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और दूर वाली साइड नेगेटिव होगी। तो इस तरह से दूर वाली साइड जो नेगेटिव हुई थी, अपन ने उसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। तो नेगेटिव चार्ज सारे अर्थ के थ्रू अर्थ में चले गए, अर्थिंग की जब अपन ने। तो ये जो कंडक्टर अपने पास बचा ये सिर्फ पॉजिटिव बचा। इस तरह से अपन अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि अपन ने बिना किसी बॉडी को टच किए उसको चार्ज कर दिया। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, CGS में ESU EMU ये बराबर होता है। इस तरह से वैल्यू अपन को पता होना चाहिए कि 1 कूलम किसके बराबर होता है। ESU में 3 × 10⁹ कूलम समथिंग। अब कूलम लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कूलम लॉ कहता है जब दो चार्ज पास पास रखे हुए हो किसी r डिस्टेंस पे, यानी एक दूसरे के पास अफेक्टिव, एक दूसरे के एरिया जोन में रखे हुए हो, तो वो एक दूसरे पे अफेक्ट फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स की वैल्यू अपन किस तरह निकालते हैं, उस फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं, कूलम बल कहते हैं। उसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो उसके लिए 2 स्टेटमेंट होता है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो फोर्स लगता है वो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, फोर्स। तो अपन को पहला स्टेटमेंट मिल गया, दूसरा स्टेटमेंट मिल गया। फिर अपन ने क्या कर दिया, दोनों स्टेटमेंट को एक टर्म में लिख दिया, तो अपन को F इज डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर मिल गया। अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वलिटी साइन आएगा, इक्वलिटी साइन आ गया तो एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो अपन ने मान लिया K। तो अपन को फोर्स का एक नया फॉर्मूला मिल गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। और जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो प्रैक्टिकली वैल्यू मिली अपन को 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ N/m² पर कूलम की स्क्वायर।
अब ये यूनिट किस तरह निकाल लिया अपन ने, तो अगर के की यूनिट निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, के को इस वाली साइड रखेंगे, Q1 Q2 को फोर्स के मल्टीप्लाई में ले आएंगे, और जो आर के स्क्वायर है उसको आर के स्क्वायर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, Q1 Q2 ये डिवाइड में चला जाएगा। तो अपन को पता है Q1 Q2 की यूनिट जो होती है वो होती है कुलम, तो कुल 2 चार्ज है तो 2 कुलम की स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिस्टेंस की अपन को पता है मीटर, तो मीटर की स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन। फोर्स की पता है न्यूटन होती है, तो ये मिल जाएगी अपन को न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम की स्क्वायर। पावर इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। MLT निकालेंगे तो वही फोर्स की MLT रख देंगे, मीटर की MLT रख देंगे L की स्क्वायर, और आर की यानी कि कुलम की यूनिट रख देंगे MLT, ए की स्क्वायर टी की स्क्वायर। तो इस तरह से अपन को MLT भी मिल जाएगी। ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है वो जब अपन के की वैल्यू निकालते हैं, के अपन को पता है वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। जब अपन एप्सिलॉन को इस साइड ले आए और के को इस साइड ले आए तो अपन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि 4 पाई और के की वैल्यू अपन सब की वैल्यू पुट करते हैं तो अपन को एप्सिलॉन नोट की वैल्यू मिल जाती है, जो होती है 8.55 × 10⁻12। और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, क्योंकि 4 के की होती है न्यूटन मीटर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो के अपॉन में है तो ये हो जाएगी कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह अपन को एप्सिलॉन नोट की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अपन एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकाल लेंगे। के को अपन CGS में किस तरह लिख सकते हैं, वही है, वैल्यू पुट कर देंगे अपन। न्यूटन को CGS में 10 के डाइन लिखते हैं तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर लिखते हैं, कूलम को ESU में लिखते हैं, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी। 1 कूलम को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, F = K Q1 Q2 अपॉन आर की स्क्वायर। अगर अपन दोनों चार्ज को 1 कूलम ले ले, दोनों चार्ज को 1 कूलम ले ले और बीच की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर ले ले, तो अपन को फोर्स की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली के बराबर होगी, यानी के की वैल्यू जो होगी वो फोर्स के बराबर होगी। तो के की वैल्यू अपन को पता है 9 × 10⁻9 न्यूटन होती है, तो इसके अपन को पता चलता है कि फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन होगी। ये लिखा हुआ भी है इसमें। विद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक क्या होता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन M यानी मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन R यानी रिलेटिव परमिटिविटी। जब अपन एयर में परमिटिविटी, एयर का मतलब होता है कि जब दोनों चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम ना हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तब अपन फोर्स निकालते हैं, तो उसे F0 से लिखेंगे अपन, और एप्सिलॉन नोट का यूज़ करेंगे, जो कि फ्री स्पेस ये होता है, फ्री स्पेस परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जब कोई भी मीडियम ना हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर के स्क्वायर हो जाएगा। मीडियम में फोर्स निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M होता है मीडियम में परमिटिविटी, Q1 Q2 अपॉन आर के स्क्वायर। जब अपन F0 को FM से डिवाइड करेंगे तो अपन को वैल्यू, ये सब तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ये एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नोट नीचे रह जाएगा। तो इसको अपन ये वैल्यू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नोट को अपन रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक भी कह सकते हैं अपन। इसकी अपन डेफिनेशन बनाएंगे तो ये बनेगी अपन को, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, यानी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात को विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। अब अपन वेक्टर फॉर्म देखते हैं कूलम्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म, दो चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। अगर अपन Q1 से Q2 की तरफ चले तो यूनिट वेक्टर, अब दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो अपन को पता है कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। Q1 पे Q2 के कारण फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, और F12 वेक्टर होगा फोर्स, और यहाँ पे F21 वेक्टर। अब अपन Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप। अगर अपन Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर होगा R12 कैप। अब F12 वेक्टर क्या, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, यानी आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर चार्ज लगाया गया बल, F21 यानी कि Q1 के द्वारा
Q2 पर लगाया गया बल फोर्स। R1 यूनिट वेक्टर है और R21 भी यूनिट वेक्टर है। अगर अपन 1 से 2 की ओर चले तो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। अब अपन कूलम फोर्स से निकालेंगे फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, यानी कि F12 वेक्टर निकालेंगे तो वो अपन को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर इंटू डायरेक्शन जो है R21 कैप, क्योंकि अपन Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अपन फोर्स निकाल रहे हैं 1 पे बिकॉज ऑफ 2, तो इसका मतलब है कि 2 पहले से था और 1 बाद में आया, तो अपन Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं, तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा R21 कैप। इसी तरह अपन फोर्स F21 वेक्टर निकाल देंगे, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी R12 कैप। यानी अपन फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 निकाल रहे हैं, यानी कि पहले 1 चार्ज पहले आया था और 2 उसके बाद, तो अपन 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1 से 2 की तरफ। अब अपन को पता है दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, तो अपन R12 कैप को बराबर लिख सकते हैं -2R21 कैप के। या माइनस ये शो कर रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट साइड जा रहा है तो दूसरा राइट साइड। अगर अपन 1 2 यूनिट वेक्टर है उसको रिप्लेस कर दे -21 कैप से, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू आएगी अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा -2R21 कैप। जो माइनस का आएगा अपन उसे आगे ले आएंगे, और अगर आगे लेने के बाद अपन उसे इस साइड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि माइनस का F21 वेक्टर भी कर सकते हैं, तो अपन को ये वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R के स्क्वायर और डायरेक्शन, क्योंकि अपन को पता है वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो R21 क्या है, डायरेक्शन है। तो इस तरह अपन को पता चलता है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि F12 वेक्टर बराबर होगा -F21 वेक्टर के। बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर एक साथ एक से ज़्यादा चार्ज हो और किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाए तो अपन को वैल्यू निकालनी है, नेट फोर्स निकालना है उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, तो अपन किस तरह से निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं अपन। माना अपने पास कई सारे चार्ज है, जैसे मान लिया ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Qn चार्ज है, और सभी Q नोट पर Q नोट के अपन ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा रखा है उस पॉइंट पर, क्योंकि जहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है, फोर्स निकालना होता है, अपन वहाँ पे दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा देते हैं जिसकी वैल्यू अपन लगभग ना के बराबर लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा रखा है। अब इन सब चार्ज के कारण इस पर अपन को फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन निकालनी है। तो Q1 के कारण जो Q2 पे Q नोट पे फोर्स लगेगा उसका वैल्यू होगी F01 वेक्टर और उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, क्योंकि फोर्स जो लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है, मिलाती है, उसके अलोंग ये फोर्स लगता है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड ये। इसी तरह अपन Q2 चार्ज के कारण जो Q नोट पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपन को मिलेगा F02 वेक्टर और उसकी डायरेक्शन मिलेगी इस साइड। इसी तरह Qn से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब सबका सम कर देंगे तो अपन को क्या मिलेगा, नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा है, उसी के लिए अपन ये क्या कर देंगे, सबको सम कर देंगे सब फोर्स को, तो अपन को नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो F वेक्टर इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F0n वेक्टर। सबकी वैल्यू अपन ने निकाल ली है। जो F01 वेक्टर अपन ने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R10 की स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस ये, और ये R10 क्या है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अपन कहाँ से, अपन 1 से नोट की तरफ चल रहे हैं, Q1 चार्ज से Q नोट की तरफ चल रहे हैं। इसी तरह अपन F02 वेक्टर निकाल लेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन डिस्टेंस जो कि है R2 नोट की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। इसी तरह अपन Fn निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन आउट कर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर अपन को वैल्यू मिलेगी सिर्फ Q1 अपॉन R1 नोट की स्क्वायर यूनिट वेक्टर, Q2 अपॉन R2 नोट की स्क्वायर यूनिट वेक्टर, और Qn अपॉन Rn नोट की स्क्वायर यूनिट वेक्टर। उसको उस फॉर्मूले को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
I1 to n, यहाँ पे लिखा होगा I इक्वल टू 1, यानी I की वैल्यू 1 से अपन n कुछ भी लिख सकते हो, और समीशन के अंदर क्यू आई अपॉन आर आई नोट की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर यानी कि आर आई नोट की कैप, आई की वैल्यू अपन 1 से n तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अपन फॉर्मूले में। इस तरह अपने पास कई सारे चार्ज हो एक साथ, तो अपन को जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, वो ये मिलेगा। इस फॉर्मूले से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अपन आर आई नोट कैप को, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो अपन को यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो अपन ये R1 नोट कैप को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से। तो आर आई नोट वेक्टर अपॉन आर आई नोट मैग्नीट्यूड। 2 पावर पहले से थी, एक पावर और इसके कारण आ गई, तो आर आई नोट की पावर 3 होगी। तो ये अनदर फॉर्म है फोर्स की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपन को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपने में से फील्ड लाइन को बाहर की तरफ निकालता है इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज होता है वो फील्ड लाइन अंदर की तरफ लेता है इस तरह से। उसमें फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होती है। तो अब पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकाल रहा है, तो इसकी फील्ड लाइन की रेंज में इसकी फील्ड लाइन जहाँ तक पहुँच रही है, इसके जोन में अंदर, जोन के अंदर अपन को दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा दे या नेगेटिव चार्ज बिठा दे, तो उस पर जो फोर्स लगे, वो चार्ज जितना फोर्स फील करे, तो उसकी वैल्यू, उसकी इंटेंसिटी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फोर्स जितना लग रहा है उससे अपन को पता चल रहा है कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। या अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत आवेश तथा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखे जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि उस पर फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है, यानी कि पर यूनिट चार्ज पर फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है। यानी कि अपन ने जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठाया उसके पर, यानी पर यूनिट चार्ज पर फोर्स की वैल्यू कितनी लग रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा, यानी ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। इसकी डेफिनेशन होगी, विद्युत क्षेत्र में रखे परिक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला विद्युत बल तथा परिक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट से लिखते हैं अपन। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। दूसरी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे, न्यूटन पर कूलम को अपन ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई किया और मीटर से डिवाइड किया, तो अपन को ये अंदर दो फॉर्म मिल गई। अब इसमें क्या किया अपन ने, न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं अपन, जूल लिख सकते हैं, और पर कूलम पहले से था, वो 1 अपॉन मीटर पहले से था। अब जूल पर कूलम क्या होता है, ये होता है वोल्ट विभवांतर के बराबर, जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये अपन तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अपना पोटेंशियल का चैप्टर है, विभव विभवांतर, उसमें अपन पढ़ेंगे कि V कैसे बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो वर्क डन को अपन लिखते हैं जूल से और पर यूनिट चार्ज को कूलम से, तो जूल पर कूलम। तो अपन इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, विभवांतर या विभव से, वोल्ट से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो वोल्ट विभवांतर की यूनिट होती है विभव के वोल्ट, तो वोल्ट पर मीटर पहले से था, तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं अपन इस तरह से इसको। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट क्या होते हैं। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जब अपने पास दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट है, यानी एक प्लस का और एक माइनस का है। जैसे प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, जैसे इनका मैग्नीट्यूड है 5 कूलम, तो ये 5 कूलम है प्लस का माइनस का, और ये 5 कूलम है प्लस का। तो ये दोनों जब दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट हो, अगर पास पास रखे हुए हो, तो वो एक पेयर या बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड या पेयर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और डायपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड
इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो अपन मानते हैं 2a। अब बताऊंगा 2a क्यों मानते हैं, क्योंकि जब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, तब अपन सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर करेंगे उस पॉइंट की जहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। तो सेंटर से कंसीडर करेंगे तो अपन को डायपोल की डिस्टेंस को सेंटर दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए अपन ने पहले ही 2a मान ली ताकि अपन को बाद में डिवाइड करना पड़े, तो अपन a और a में डिवाइड कर ले, मान ले कि a वैल्यू आएगी सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस और इस चार्ज की डिस्टेंस, इसलिए अपन ने 2a कंसीडर किए पहले ही। मैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रगति में विपरीत एक दूसरे पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी पर गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि जिसकी डायरेक्शन हो, तो इसकी डायरेक्शन है ये हमेशा माइनस से प्लस की तरफ हो जाती है। इसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है। अब इसकी यूनिट निकालनी है तो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। Q यानी चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलम और 2a यानी कि डिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है मीटर। तो इसकी डायपोल मोमेंट की यूनिट मिल जाएगी C इंटू m यानी कूलम इंटू मीटर। फॉर्मूला इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे HCl में H क्या है प्लस का चार्ज है और Cl माइनस का यानी नेगेटिव का, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये एक बॉन्ड पेयर बना लेते हैं जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे अपन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं अपन एक्स पॉइंट चार्ज के कारण, यानी अपने पास एक पॉइंट चार्ज है उससे किसी r डिस्टेंस पर Q नोट यानी अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, वहाँ पे उस पॉइंट P पर अपन ने दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा दिया जिससे अपन को पता चलेगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स से अपन काउंट करेंगे कि अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे मौजूद है। तो r डिस्टेंस है, Q नोट चार्ज है, तो प्लस प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज को रिपेल करता है तो प्रतिकर्षित बल लगाएगा, उसकी डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होगी यानी उसी लाइन पर होगी जिस लाइन पर दोनों चार्ज मिलते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी और ये फोर्स की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी इसी डायरेक्शन। तो अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर, तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फॉर्मूला है अपने पास। अब अपन को इसके लिए फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कूलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो K की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 क्या है Q, दूसरा चार्ज क्या है Q नोट इंटू डिस्टेंस क्या बीच की R, तो R की स्क्वायर हो जाएगा और ये R कैप यूनिट वेक्टर को बता रहा है। तो इस तरह से अपने पास वैल्यू आ गई फोर्स की। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो उसके फॉर्मूला अपने पास फोर्स इंटू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे, Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचेगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर जो है R की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर जो है R कैप। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन K भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला आएगा K Q अपॉन डिस्टेंस जो है R की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R कैप। इस फॉर्मूले से अपन को पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R की स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से R की वैल्यू कम हो रही है तो इस तरह का अपन को ग्राफ मिलेगा। दूसरा अपन देखते हैं कि अब अपने पास कई सारे चार्ज है यानी बहुआवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, आवेशों के निकाय के कारण, यानी कई सारे अपने पास आवेश है चार्ज है और वो किसी पॉइंट पर अपन को उन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो जैसे अपन ने लास्ट फॉर्मूले में फोर्स में किया था, फोर्स की वैल्यू निकाली थी अपन ने कई सारे चार्ज हो, उसी तरह अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लेंगे। 1/1 कंसीडर करेंगे, पहले Q1 चार्ज के कारण Q नोट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर Q2 के कारण Q नोट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, इसी तरह Qn से Q नोट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। फिर सबका क्या करते हैं, सम कर देंगे तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से
अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, जो होगी EP वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस EN वेक्टर। इस तरह से अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं अपन किस तरह से। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यह अध्यारोपण का सिद्धांत सीधा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही है। तो अपन E1 निकालते हैं, यानी Q1 चार्ज के कारण Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1। अब Q0 क्या कहाँ गया, क्योंकि फोर्स अपन पर यूनिट चार्ज करेंगे जो कि Q0 ही है, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन को ऊपर चार्ज मिलेगा सिर्फ Q1 और नीचे मिलेगा डिस्टेंस जो है R10 की स्क्वायर, और R10 ये क्या कैप यानी यूनिट वेक्टर। अब डिस्टेंस R10 कैसे आई, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है अपन Q1 चार्ज से कितनी दूर पर है Q0, जो कि है R10 डिस्टेंस पर। तो अपन डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी अपने पास R10 की स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसी तरह अपन Q2 चार्ज के कारण Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो अपन को फॉर्मूला मिलेगा। अब वैल्यू मिलेगी E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस, जो कि होगी R20 की स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर जो होगा R20 कैप। इसी तरह अपन EN से निकाल लेंगे और सबकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो सबकी वैल्यू आएगी तो अपन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, जो होगा 1/4πε0। और सब में तो कॉमन आउट हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा Q1 अपॉन डिस्टेंस यानी R10 की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर जो होगा R10 कैप। इसी तरह इस इक्वेशन में मिलेगा बचेगा अपन को अंदर Q2 अपॉन डिस्टेंस जो होगा R20 की स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर जो होगा R20 कैप। इसी तरह अपन को इसमें Qn अपॉन डिस्टेंस RN0 की स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर जो RN0 कैप होगा। इस तरह अपन इसको अनदर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 I1 to N, यानी I की वैल्यू अपन 1 से N तक रख सकते हैं, और QI अपॉन RI0 की स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर जो RI0 कैप, और I की वैल्यू अपन 1 to N कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू डायपोल, यानी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन किस तरह से निकालते हैं। तो डायपोल अपन को पता है जिसमें दो चार्ज हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है। अपन पहले ही निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा। अब अक्षीय रेखा क्या होती है, अक्षीय रेखा होती है जो लाइन या जो रेखा जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करे, मिलाए, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा पर ही अगर किसी डिस्टेंस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो अपन उसे एक्सियल लाइन कहेंगे, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर ही अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये होगी एक्सियल लाइन। अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो वो होती है जो सेंटर से कट करती हुई यानी 90 डिग्री पर अपन को लाइन ड्रॉ करे तो वो होगी इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा। तो अपन पहले अक्षीय रेखा के कारण पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर। तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज के कारण P0 यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे अपन ने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा रखा है जिसकी वैल्यू अपन ने लगभग ना के बराबर यानी 1 कूलम लिए। क्यों, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि इसकी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, क्योंकि अगर इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो वो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अफेक्ट करेगी, जो कि अपन नहीं चाहते। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण अपन पहले इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर अपन प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब अपन देखते हैं कि ये प्लस का है तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पर अपन देखते हैं ये माइनस चार्ज है तो माइनस प्लस चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित बल लगाएगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो E1 के यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन इस साइड
और प्लस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन इस साइड। तो अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, दोनों के अपोजिट, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपन को जो नेट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ई बी के कारण, क्योंकि ई बी क्या होगा, ई बी ई पी पॉइंट के पास में है, तो ई बी के कारण जो इफेक्ट होगा, फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू माइनस क्यू, यानी कि ए के कारण, क्योंकि ए थोड़ा डिस्टेंस पर है बी के कंपेयर में। तो अपन पहले बी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वो, तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। देखते हैं अपन किस तरह से करेंगे। तो अपन को डायपोल का फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ये आगे काम आएगा, अपन रिप्लेस करेंगे जब। अब अपन ने सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली, यानी ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो उसके लिए अपन को फॉर्मूला मिला 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर। यहाँ पे क्यू नोट क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो पर यूनिट चार्ज से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया। तो अपन को बाद में वैल्यू मिलेगी ये, इसलिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिली क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर प्लस ए। कैसे, देखिए सेंटर से अपन, मैंने आपको बोला था ना कि डायपोल की डिस्टेंस अपन 2a लेते हैं दोनों चार्ज की डिस्टेंस, इसलिए लिए क्योंकि अपन को इस बार सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी उस पॉइंट की। तो सेंटर से अपन ने डिस्टेंस कंसीडर की तो आर मिली अपन को। अपन को पता है डायपोल की डिस्टेंस होती है 2a, तो डायपोल को अपन ने दो पार्ट में बांट लिया सेंटर से, तो सेंटर से माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस होगी a और सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है आर। तो अपन को नेट जो डिस्टेंस होगी वो मिलेगी आर प्लस ए। माइनस क्यू चार्ज पी पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो होगी आर प्लस ए, और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो आर प्लस ए की स्क्वायर। और पी से अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड इनवर्ड। इसी तरह अपन प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल लेंगे ई बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो मिलेगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर, और पी से बाहर की ओर, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है। और आर माइनस ए किस तरह आया, क्योंकि यहाँ पे होगा डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस है पी पॉइंट की आर, और सेंटर से बी पॉइंट की डिस्टेंस है ए, तो अपन इतनी में से ये को माइनस कर दे तो अपन बी से पी पॉइंट की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अपन ने कर दिया आर माइनस ए, जिससे अपन को डिस्टेंस मिल गया और अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस, जो होगा आर माइनस ए की स्क्वायर और पी से बाहर की ओर। ई ए और ई बी के कारण दोनों सह रखी है, और ई बी ज़्यादा होगा ई ए के कंपेयर में, तो वही मैंने आपको बताया था, ई बी माइनस ई कर देंगे, करना तो प्लस होता है पर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो ई बी माइनस ई ए हो जाएगा, यानी ज़्यादा में से अपन कम कर देंगे क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट को दोनों कैंसिल कर रहे हैं। तो अपन को फॉर्मूला मिलेगा ये क्यू अपॉन 4πε0, दोनों में कॉमन आउट होगा, कॉमन होगा तो अपन बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मिलेगी अपन को 1/r माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/r प्लस ए की होल स्क्वायर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो नीचे अपन को वैल्यू मिलेगी आर के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर की होल स्क्वायर, और बाद में अपन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाली टर्म हो जाएगी आर प्लस ए की होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म हो जाएगी आर माइनस ए की होल स्क्वायर। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आर के स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले से अपन ने वैल्यू निकाल ली, ये आर माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें आएगा ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab, और जो माइनस माइनस था और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि अपन ने आर की स्क्वायर निकाला तो आर की स्क्वायर प्लस की होगी और बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ए की स्क्वायर प्लस की होगी और बाहर माइनस है तो माइनस की स्क्वायर हो जाएगा, और 2ar जो कि माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ar। उसके बाद देखते हैं अपन आर के स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, तो वैल्यू मिलेगी अपन को 2ar और 2ar यानी कि 4ar, और नीचे आर के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर की होल स्क्वायर। इस तरह से अपन को वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद अपन ने क्या किया, 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी 2 × 2 कर लिया, तो अपन को वैल्यू मिल गई 2q, ये 12 नहीं है ये सिर्फ 2 है, तो 2q × 2ar। तो अपन को पता है q × 2a मिल गया, ये क्या होता है, डायपोल होता है, डायपोल का फॉर्मूला अपन को पता है q × 2a होता है, तो अपन q × 2a को रिप्लेस कर देंगे किससे, डायपोल से, तो अपन को वैल्यू नया फॉर्मूला मिलेगा
2πr/4πε0 r की स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 को अपन k से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन ने कर दिया, करने के बाद अपन को ये फॉर्मूला मिला, उसमें से अपन ने क्या किया, आर के स्क्वायर को, और आर की स्क्वायर थी और ये भी आर की स्क्वायर थी, इसकी भी होल स्क्वायर थी, तो अपन ने आर की पावर 4 को कॉमन आउट कर लिया। तो ब्रैकेट के अंदर बचा ए की स्क्वायर, अपॉन में ए की स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आर की स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा आर की स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर। अब अपन को पता चलता है कि ये आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 2a, यानी कि जो डायपोल के बीच की डिस्टेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा हो आर, यानी जो अपन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रही है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हो। तो अपन 2a को लगभग ना के बराबर यानी नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो जीरो के बराबर मानेंगे तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, 0/इन्फिनाइट, और आर की पावर 4 है तो इस पावर 4 से ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2kp नीचे बचेगा आर की पावर 3। तो इस तरह से अपन को एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। और जो होता है पी से बाहर की ओर, क्योंकि अपन को पता है बी पॉइंट जो प्लस क्यू चार्ज है वो ज़्यादा पास में है पी पॉइंट से, इसलिए उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिससे पी से बाहर की ओर यानी रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब अपन इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन वही पता अपन को डायपोल माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और इससे इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा क्या होती है, जो सेंटर से यानी परपेंडिकुलर अपन 90 डिग्री के एंगल पर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वेटोरियल लाइन होगी। अब अपन इक्वेटोरियल लाइन पर किसी डिस्टेंस r पर मान लिया अपन ने, सेंटर से डिस्टेंस r पर पी पॉइंट है जहाँ पे अपन ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिठा रखा है। अगर वहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी तो अपन किस तरह निकाल लेंगे, अपन वही 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे। बी पॉइंट से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी और उसकी डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करता है, तो ये इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन ही होगी। माइनस क्यू चार्ज जो पी पर फोर्स लगाएगा वो ये प्लस माइनस चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो इस पर जो फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। अब अपन को प्लस के कारण डायरेक्शन इस साइड मिल रही है, माइनस के कारण इस साइड डायरेक्शन मिल रही है, तो अपन क्या कर लेंगे, इन दोनों को इनके कंपोनेंट में यानी कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे अपन। तो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो अपन को वैल्यू मिलेगी इस तरह से, देखिए ई बी वैक्टर है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है उसे अपन ने नाम दे दिया ई बी कोस थीटा, और जो अपन ने परपेंडिकुलर मान लिया ई बी साइन थीटा। इसी तरह अपन ई ए वेक्टर जो है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जो हॉरिजॉन्टल के साथ मान रहा है एंगल उसको अपन ने नाम दे दिया ई ए कोस थीटा, और ये अपन ने दे दिया ई बी साइन थीटा। अब अपन को पता है ई ए साइन थीटा, अब अपन को पता है ये ई बी साइन थीटा और ये ई ए साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल आउट, तो ये दोनों वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, अपन को वैल्यू मिलेगी ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा कॉम्पोनेंट के कारण ही सिर्फ। अब अपन देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो डायपोल का फॉर्मूला अपन को पता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। अब अपन ए पॉइंट के कारण यानी माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पर, तो जो होगी के क्यू अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस है ए पी की स्क्वायर। अब डिस्टेंस ए पी की स्क्वायर अपन को निकालनी है, तो ए पी की स्क्वायर अपन क्या करें, कैसे निकालेंगे, अपन ट्रायंगल लेंगे ये वाला। अब इस वाले ट्रायंगल में अपन को ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है अपन को, और ये वाली साइड पता है अपन को, तो अपन तीसरी साइड निकाल लेंगे ट्रायंगल लॉ से। किस वाली, कैसे, क्योंकि इस वाली साइड की स्क्वायर प्लस इस वाली साइड की स्क्वायर और फिर उनका रूट कर देंगे, तो अपन को तीसरी वाली साइड ये वाली मिल जाएगी, जो होगी आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर रूट और उन दोनों का रूट। तो इस तरह अपन को ए पी मिल जाएगी। ए पी मिलने के बाद जो होगी, अपन ने कर दिया डिस्टेंस की स्क्वायर करना है यानी ए पी की स्क्वायर करना है, तो अपन क्या करेंगे आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह अपन ई बी यानी बी पॉइंट के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, तो जो वो मिलेगी अपन को के क्यू अपॉन डिस्टेंस है बी पी की स्क्वायर। तो जो ये ए पी की स्क्वायर है वही डिस्टेंस बी पी की है, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर है तो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी पी पॉइंट से, तो इसकी वैल्यू भी होगी आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। अब अपन को पता है इस वाले वैल्यू से अपन को पता चल रहा है कि ई बी वैक्टर और ई ए वैक्टर की दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका अपन आगे यूज़ करेंगे। अब अपन को पता है कि अपन ने जो देखा था कंपोनेंट में डिवाइड किया था, तो उससे अपन को पता चला ई बी साइन थीटा और ये साइन थीटा एक दूसरे के बराबर है, तो एक दूसरे का फैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, मैग्नीट्यूड सेम था। अपन को नेट वैल्यू मिलेगी वो ई ए कोस थीटा के कारण मिलेगी और प्लस में ई बी कोस थीटा के कारण मिलेगी। तो अपन दोनों इन दोनों की डायरेक्शन सेम है दोनों कंपोनेंट की, तो दोनों का सम कर देंगे तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी एट इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा पर। तो अपन ने क्या किया, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 ई ए कोस ई ए कर दो या 2 ई बी कर दो इंटू कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो ये 2 ई ए कोस थीटा हो जाएगा। अब अपन ने ई ए की वैल्यू रख दी जो होगी के क्यू अपॉन आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, जो अपन ने निकाल लिया। अब कोस थीटा अपन को नहीं पता, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण करके अपन कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो आधार बटा कर्ण से निकालते हैं अपन, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल अपन ने ले लिया, तो इसमें आधार क्या है, ये वाला ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, ये वाली वैल्यू यानी कि रूट आर के स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, और बेस क्या है ये यानी ए। तो अपन ए अपॉन ये कर देंगे रूट आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, तो अपन को कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन ने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो मिली अपन को ए अपन रूट आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, और वो वैल्यू अपन ने इस इक्वेशन 6 इक्वेशन में पुट कर दी। तो पुट करने के बाद 2k³ पहले से था और ए या अब आ गया, और ये आर प्लस ए के स्क्वायर पहले से था और एक हाफ पावर अब आ गई, क्योंकि अब रूट में पावर आई आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, तो एक पावर पहले से थी और हाफ पावर अब आ गई, तो ये पूरी पावर होगी 3/2। तो ये कितनी होगी, पूरी पावर होगी 3/2। तो इस तरह इक्वेटोरियल लाइन पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया 2k³ ए अपॉन डिस्टेंस जो है आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर की 3/2 पावर। अब अपन ने क्या किया, आर के स्क्वायर को ये 3/2 थी, इसको सोल्व किया तो पावर मिली अपन को 3, उसको अपन ने कॉमन आउट कर लिया। अब ए के स्क्वायर में आर की क्यूब स्क्वायर में नहीं है, तो ये डिवाइड में चला गया, तो ए के स्क्वायर डिवाइड आर के स्क्वायर हो गया और उसकी पावर है 3/2। अब अपन को पता है कि अगर r यानी r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, यानी जो डिस्टेंस है इक्वेटोरियल लाइन की सेंटर से वो काफ़ी ज़्यादा हो कंपेयर टू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, यानी 2a के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हो, तो लगभग अपन 2a को लगभग ना के बराबर यानी 0 के बराबर मान लेंगे। तो 0 के बराबर अपन मानेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली टर्म पूरी हो जाएगी 0। तो अपन को फॉर्मूला मिलेगा k³ अपॉन डिस्टेंस यानी r की क्यूब। ये इक्वेटोरियल लाइन पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है इस तरह से। अब अपन इस फॉर्मूले से अपन को पता चलता है कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो 2 टाइम है, 2 टाइम जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसकी 2 टाइम के बराबर होगी। दूसरा अपन को पता चलता है बिंदु आवेश तथा आवेशों के निकाय के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1/r के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। डायपोल में के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1/r की क्यूब। इसी तरह अपन को चतुर्भुज यानी 4 पोल में मिलेगी 1/r की 4 की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक न्यूमेरिकल है। अब अपन को इसमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, बाकी तीनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लेंगे। अब ये न्यूमेरिकल सीरीज में देखेंगे अपन किस तरह से करेंगे। अब अपन देखते हैं कि सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण यानी टॉर्क ऑन डायपोल। टॉर्क क्या होता है, जब अपन किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रख दे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन किसी टॉर्क को किसी डायपोल को किसी हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर रख दे तो वो क्या रोटेट होने लगता है यानी घूमने लगता है। तो इसी पोजीशन को क्योंकि उस पर फोर्स लगता है तो इसे ही बल आघूर्ण कहते हैं यानी टॉर्क कहेंगे अपन। तो देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो अपन इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अपन को पता है ये डायपोल है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज है Q, ये नेगेटिव चार्ज है -Q। अब अपन को पता है पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही होगा। और -Q चार्ज, अब अपन को पता है -Q चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस पर, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड। और
प्लस क्यू पर डायरेक्शन इस साइड, तो इसके कारण ये थोड़ा रोटेट होने लगेगा इस तरह से, ये इस पर फोर्स लगाएगा इस साइड और ये इस साइड, तो इस तरह से इस पर फोर्स लगेगा। अब उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, उसे बल आघूर्ण कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। तो P का अपन डायपोल के द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला अपन को पता है, P = Q × 2A। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स जो अपन फोर्स लगेगा उसको अपन ने नाम दे दिया F1 वेक्टर, और उसकी वैल्यू यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q × E वेक्टर, क्योंकि फोर्स के लिए फॉर्मूला अपन को पता है, फोर्स = इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अपन ने निकाला है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q × E। इसी तरह F1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी Q × E वेक्टर। माइनस क्यू चार्ज के कारण फोर्स होगा, उसे F2 मान लिया वेक्टर, उसकी वैल्यू हो जाएगी -Q × E वेक्टर, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस चार्ज है। अब अपन को नेट फोर्स चाहिए, नेट बल चाहिए, कुल बल चाहिए, तो अपन ने क्या किया, दोनों फोर्स को सम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो अपन को नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी F वेक्टर = F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर क्या है, QE वेक्टर, और माइनस F2 वेक्टर क्या है, माइनस का QE वेक्टर, दोनों को सम कर देंगे तो प्लस QE से माइनस QE कैंसिल आउट हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू अपन को मिलेगी 0। अब डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल होता है फोर्स इनटू उन दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो को अपन ऐसे इस तरह से लिखते हैं, तो और ये फॉर्मूला होता है बल का परिमाण, यानी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो, और उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन देखते हैं, अपन ने माइनस क्यू चार्ज को आगे की तरफ बढ़ाया तो ये इस तरह से बढ़ेगा, और ये प्लस क्यू चार्ज था उससे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसको अपन ने नाम दे दिया C से B, और अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया ACB। अब अपन को BC वैल्यू मिल गई, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अपन पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, साइन के फॉर्मूले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे और टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे, इस वाले